देंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी हजूरी में आपके वचनों से प्रभु और जो कुछ हमने सीखा है उसके द्वारा पढ़ने के लिए आप हमारी मदद करें। प्रभु जो जुड़ना चाहते हैं आप उन्हें इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा जुड़ने में मदद करें और परमेश्वर को इंटरनेट या किसी प्रकार की बाधा ना आने पाए। ये जो समय प्रभु हम व्यक्तिगत रूप से आपसे सीखना चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और जो कुछ हम सीखे प्रभु आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए हम उपयोग में ला सके। हमें से प्रत्येक प्रभु अगर चिंताओं के साथ या किसी भी विषय के साथ प्रभु यहाँ है, आज जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका सुकून, आपकी शांति उनके हृदयों में आने पाए, ताकि परमेश्वर हम जो शिक्षा अभी ग्रहण करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान दे सके। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की और पास्टल केयर एंड काउंसलिंग के इस अंतिम क्लास में आपका स्वागत है। अंतिम क्लास मतलब हमारा आज जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसके साथ एक एडिशनल जो एक क्लास हमने लिया है, ताकि अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो उसको हम लोग इस क्लास में हम लोग ले सकें। उसके अलावा हम लोग एक एक्टिव लिसनिंग जो है, यानी ध्यानपूर्वक सुनना जो है, उसके बारे में उसकी कुछ तकनीकों को आज सीखेंगे और उसका प्रयास करके देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी तक जो भी क्लासेस आपने अटेंड किए हैं, इसके बाद आप लोग को उसके नोट्स इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे, तो उसे आप पढ़िएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई भी और सवाल है तो ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारा क्लासरूम जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया है उसमें भी अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो अपने क्लास में, यानी जो हमारा विषय है पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग जो है, उसके महत्व को और उसमें क्या-क्या भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। क्योंकि हमारी जो क्लासेस ज़्यादातर 5 या 4 क्लास में ख़त्म होती हैं, तो किसी भी विषय के ऊपर गंभीरता के साथ या बहुत गहराई के साथ अध्ययन करने का हमें समय नहीं मिलता है। तो हमने इन 5 क्लासेस में क्या किया है कि जो उसमें विशेष बातें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया है, और प्रमुख रूप से हमने जो ये क्लासेस हमारी हैं उससे हमने ये देखा है कि किस प्रकार से प्रायोगिक रूप में हमारी सेवकाई में इससे मदद मिल सकती है। ओके, सो उस दृष्टिकोण में हमने देखा है। इसलिए ना ही हम लोग ज़्यादातर कोई थ्योरी के ऊपर या कोई थेरेपी के ऊपर या इवन पास्टल केयर के इतिहास के ऊपर हमने इतना जोर नहीं दिया है, क्योंकि जो सीमित समय है उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं उस आधार पर हमने अपने क्लासेस को लिया है। तो पास्टल केयर एंड काउंसलिंग को फिर हमने क्या करा, 2 भागों में बांटा। हमने पहले किसके बारे में सीखा, पास्टरल केयर के बारे में सीखा। फिर बाकी की जो हमारी क्लास थी वो हम लोगों ने काउंसलिंग के बारे में सीखी कि काउंसलिंग क्या होती है। पास्टरल केयर में हमने देखा कि वो उसके अंदर में आने वाला एक भाग या कार्य है काउंसलिंग, है ना। पास्टरल केयर जो है वो बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं विषय है, और पास्टरल केयर के अंदर हमने अलग-अलग फंक्शंस पढ़े थे कि पास्टरल केयर जो है केवल प्रचार करना या पास्टरल केयर का मतलब खाली संडे मीटिंग चलाना, कॉटेज मीटिंग चलाना ही नहीं है, लेकिन किस प्रकार से आप एक व्यक्ति विशेष को जो परमेश्वर के साथ जिसका संबंध टूटा हुआ है, उस व्यक्ति को आप किस प्रकार से अगुवाई करते हैं कि वहाँ से वो व्यक्ति एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में बने, जो कि वो फिर और भी जो टूटे हुए व्यक्ति है उनकी मदद कर सके। सो दैट इज व्हाट द प्रोसेस which we spoke about when we learned about the functions of pastoral care, है ना। जो 7 हमने फंक्शंस पढ़े थे उसके बारे में। उससे पहले हमने ये भी देखा कि पास्टर जो शब्द है वो कहाँ से आया, और ये जो शब्द है पास्टर जो शब्द है, जब आप इसको सोचते हैं तभी आपको पास्टर क्या सेवकाई करते हैं उसके बारे में आपको जो नज़रिया हो जाता है ना। हमने कहा था पास्टर शब्द जो है वो लैटिन शब्द से आया है, लैटिन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है चरवाहा। तो चरवाहा का क्या काम होता है, उसी प्रकार से पास्टर का काम होता है कि भेड़ों को पालन पोषण करे। और हमने ये भी देखा था कि हर एक चरवाहा को भी पालन पोषण की ज़रूरत है। एवरी पास्टर ऑल्सो नीड केयर, है ना।
हम में से प्रत्येक, जब हम मनुष्य हैं तो हम सब में से प्रत्येक लोगों को वो केयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये सीखा था कि हमारे परिवार में और हमें अपने केयर के लिए भी, जैसे हम कहते हैं सेल्फ केयर, वो भी ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमने देखा था काउंसलिंग के बारे में। हमने देखा था काउंसलिंग केवल वार्तालाप करना या काउंसलिंग किसी को एडवाइस देना तक सीमित नहीं है। जब हम काउंसलिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं, यानी कि मतलब अगर हम किसी को किसी एक समस्या में, उस समस्या से उस व्यक्ति को मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें काउंसलिंग जो है एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया है, और वो सेशंस के हिसाब से लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं, उसमें क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। और आज जो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, उसमें से जैसे मैंने कहा काउंसलिंग जब हम करते हैं तो उसमें काफ़ी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो तकनीकें हैं उनमें से एक टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यानपूर्वक सुनना। और हमने इसके ऊपर भी जोर दिया था कि जब तक हम किसी व्यक्ति की समस्या को सही प्रकार से सुन के समझेंगे नहीं, हम उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते, है ना? और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अभी अपना पावर पॉइंट शेयर करता हूँ। और ओके, मेरा पावर पॉइंट दिख आपको नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है, गुड। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग, या हिंदी में अगर मैं कहूँगा तो सकारात्मक लिसनिंग या ध्यानपूर्वक सुनना है, जिसके बारे में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं ये जो शब्द है सुनना है, इससे हम सब परिचित हैं, है ना? लेकिन काउंसलिंग जब हम करते हैं या किसी भी व्यक्ति को उसकी समस्या से अगर हमें बाहर निकालना है, तो ध्यानपूर्वक सुनना जो है वो केवल हम जो आम रूप से सुनते हैं वो नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है जिसे हम सीखते हैं। ये एक कला है जिसे हम सीखते हैं, और ये एक दिन में आने वाली कला नहीं है। जब आप बार-बार इस कार्य को ध्यानपूर्वक करते हैं, तब आप इस बात को सीख पाते हैं, है ना? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी पासवान सेवकाई में एक्टिव लिसनिंग जो है बहुत-बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से माना जाता है कि हम जो हमारे हर दिनचर्या में 40% हमारा टाइम लिसनिंग में जाता है, सुनने में जाता है, और उसके बाद सी मतलब देखने में, रीडिंग में और राइटिंग में जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम चाहे ना चाहे हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। और ध्यानपूर्वक सुनना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितना ध्यानपूर्वक सुन पा रहे हैं। अभी आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, है ना? अभी मैं 2 मिनट के लिए अपना जो यहाँ से माइक म्यूट करूँगा। आपके पास पेन पेपर है? पेन पेपर सबने लेके रखा है? वेरी गुड। या जो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, वीडियोस ऑन करके रखें। अगर आपका नेटवर्क इशू है तो बंद करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू पास्टर प्रवीण। ठीक है, तो आपके पास जो पेन पेपर हैं, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 मिनट नहीं 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि आपके पास किन चीज़ों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, जब मैं अपना माइक म्यूट करूँगा, उसके बाद आप अपने ईयरफ़ोन हटा दें जिन्होंने ईयरफ़ोन रखा है, और आपके आस-पास कौन-सी चीज़ों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वो चीज़ें आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया, ठीक है। तो जो ईयरफ़ोन हटाएँ और ध्यान से सुनें क्या-क्या चीज़ों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ठीक है? आपका समय शुरू होता है अब, और 30 सेकंड है आपके पास, ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। ओके। आपका समय समाप्त हो गया।
तो देखते हैं क्या क्या चीजें आपने सुनी है, क्या क्या आपको आसपास सुनाई दे रहा है। हम रविंद्रा से शुरू करेंगे। रविंद्रा, क्या क्या चीजें आपने लिखी हैं? आप दोनों ने क्या क्या चीजें लिखी हैं? किन चीजों की आवाज आपको सुनाई दी जब आपने अभी ये 30 सेकेंड ऐसे ध्यान से सुना? तो माइक अनम्यूट करके बताएंगे। बस तक कुछ सुनाई नहीं आया। मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दी अभी आपको? नहीं सवाल समझ में आया था आपको? नहीं। ओके। आप आपकी आवाज, आपके यहाँ से कुछ आवाज आएगी वो सुनना था ना। नहीं नहीं, आपके यहाँ पे जो आवाज है, अच्छा, जहाँ आप बैठे हुए हैं। मुझे लगा हम लोग तो माइक अनम्यूट है, आपके यहाँ से कुछ आवाज आएगी वो सुनना है। नहीं नहीं नहीं, जहाँ आप बैठे हुए हैं वहां आपको ध्यान देना है क्या क्या चीजों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। शायद पंखा चल रहा होगा, बच्चे बोल रहे होंगे, कुछ भी। ठीक है, चलिए रविंद्रा के लिए हम लोग एक और बार करते हैं। अभी 30 सेकंड की जगह मेरे को हम लोग 20 सेकंड करेंगे। तो रविंद्रा ध्यान से सुनो क्या क्या है और लिखना है आपको किस किस चीजों की आवाज आ रही है। ठीक है, सो 20 मोर सेकंड आई एम गिविंग यू। बाकी भी उतनी देर में कुछ अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आप लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर यही एक्सरसाइज करता रहूं तो आधा घंटा निकल जाएगा। ठीक है रविंद्रा, कोई भी एक दो चीजें जो आपको अलग वहां पे सुनाई दे रही हैं आवाज, क्या बच्चों क्या है? बच्चों की आवाज, बच्चों की साइकिल आवाज, की आवाज, गाड़ियों की आवाज, कुछ गाड़ियों की, धुन, किसकी? गानों की गानों की धुन, अच्छा, हाँ हाँ। आ रही है हल्की हल्की, और टीवी की आवाज हल्की सी, मतलब कोई रूम में आजू बाजू में चल रहा है उसकी आवाज। ओके, अच्छा रविंद्रा मुझे ये बताएं, इनमें से जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, और हो सकता है बच्चे आपके आसपास रहते तो आपको तुरंत उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन जब आपने शांत होके सुना, इनमें से ऐसा कुछ था जो अभी तक आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब आपने शांत होके सुना तो आपको आवाज सुनाई दी? हाँ, वही आसपास की जो हल्की हल्की गानों की धुन थी ना, वो हल्की, हम्म, और गाड़ियों थैंक का यू, भी ऐसा आवाज आ रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रविंद्रा। ठीक है, पास्टर प्रवीण आप बताना चाहेंगे? आपका माइक म्यूट है, थोड़ा आप माइक अनम्यूट करें आप। हाँ, फर्स्ट पहले सबसे पहले फैन का आवाज सुनाई दिया, हम्म, फैन का। और वॉशरूम में हल्का सा पानी का बूंद का ड्रॉप जो अभी ओके, तक कभी सुना नहीं था। पहली बार ध्यान से पता चला कि वो ड्रॉप का जो एक एक बूंद जो गिर रहा है उसका साउंड फर्स्ट टाइम सुना। ओके, हाँ, और हल्का सा बैक साइड में मेरा ग्राउंड है, वहाँ पंछी का आवाज आया। ओके, थैंक यू। है ना, जैसे प्रवीण भाई पास्टर ने बोला कि जो अभी तक नहीं सुना था वो आज भी सुनाई दिया है करके। या जैसे यू आपको यू वांट टू शेयर? फर्स्ट इज फैन का आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दिया। सेकेंड थिंग, बच्चे बच्चे जो बोल रहे वो स्पष्ट से मुझे सेंटेंसेस सुनाई दे रहे थे। बच्चे बोल रहे अरे लाइन से खड़े रहो, अरे मेरा मेरा टर्न है, रुक जा मेरा टर्न है। सो वेरी क्लियरली जो वो शब्द बोल रहे थे वो सेंटेंसेस मैं सुन पा रही थी। ओके, थैंक यू, थैंक यू जैसी। योगिता? जैसे बाजू में रास्ता है ना, तो बाइक का और साइकिल के हॉर्न का आवाज आ रहा था, और बच्चे चिल्ला रहे खेल रहे तो उनका आवाज, और बेटी कॉल पे बात कर रही थी फोन पे, तो पहले नहीं सुनाई दिया, लेकिन हल्का हल्का वो बोल रही तो मुझे सुनाई, बात कर रही है फोन पे। ओके, ओके, थैंक यू योगिता। या नीलम आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो फैन का आवाज सुनाई दे रहा था,
दूसरा मेरे बाजू में ही बेड पे मेरे 2 बेटी बैठी है, दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो उनका आवाज आ रहा था। और पीछे ग्राउंड है तो उधर से बच्चों का आवाज आ रहा था। और चौथा, जैसे योगिता ने बोला हमारे बाजू में रास्ता है, तो ये गाड़ियों का आवाज। लेकिन जब हम ओके। लोग यही देखा कि जैसे जब आपकी आवाज हम लोग सुन रहे थे तो ये सबके ऊपर हम लोग का ध्यान नहीं था, लेकिन जब आपका आवाज बंद हो गया तो ये सब पे ध्यान गया। थैंक यू है ना। बहुत बढ़िया नीलम। कृष्णा आप बताना चाहेंगे? ओके, मुझे पता नहीं कृष्णा को हमारी आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे कृष्णा रही है। काम कर रहा है एक्चुअली। ओके, अर्नब आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, हम लोग तो एक्चुअली बोलिए। कंपनी में है तो मशीन का आवाज बहुत ज्यादा अच्छा, आ रहा है। ओके हाँ, ओके, तो मशीन का आवाज ही ज्यादातर सुनाई दे रहा है हम लोग समझ को। गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप काम करते हुए भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। जी थैंक यू बॉस। ठीक है। या विजय? ओके, विजय को भी शायद आवाज जा रही है, लेकिन या हेलो विजय, बोलिए। आप भी काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहा हूँ पास्टर। ओके, ठीक है विजय, आप तीनों जो काम कर रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और थैंक यू सो मच माइक अनम्यूट करके बताने के लिए। माइक म्यूट कर लीजिए विजय, कोई बात नहीं। तो जो मैं चाहता था वो ये था, जब हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक सुनना, जैसे अभी नीलम ने कहा, जब नीलम क्लास में ध्यान पूर्वक सुन रही है तो बाकी सारे आवाज को उसने अपने ब्रेन में ये संदेश दिया हुआ है कि मुझे यहाँ ध्यान देना है ना। तो बाकी सारी आवाज को उसने डिस्कनेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गई आवाज, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? मेरी आवाज के ऊपर है, जब आप मुझे सुन रहे हैं। उसी तरीके से जब हम ध्यान पूर्वक सुनने की बात करते हैं, हमारा जो ध्यान है वो उस व्यक्ति के ऊपर होने से, और इस प्रकार से हमारे कान की जो क्षमता बढ़ाने से ही हम लोग सुन पाते हैं, है ना। अभी जैसे मेरे घर में भी मेरी धर्मपत्नी खाना बना रही है, लेकिन मैं उसकी आवाज को सुन भी रहा हूँ, लेकिन मैं उसे अवॉइड करके आपकी और क्लास लेने में ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। जब आप किसी के साथ भी अगर आप उसको सही से मदद करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आपको ध्यान पूर्वक वो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर केंद्र करना है। और हमारा जो ध्यान की क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही है ना, और अटेंशन स्पैन जिसे बोलते हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। अगर कोई रुचिकर बात है तो हमारा ध्यान रहता है। जैसे कि अगर आप मूवी देख रहे हैं, क्योंकि आपके सारे सेंस, ज़्यादातर सारे सेंस उसमें लगे हैं, आप आँख से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जो मूवी में बार-बार चलचित्र बदलता रहता है और उसका जो कहानी रुचिकर है तो आपका ध्यान उस पे लगा रहता है। वैसे उसी प्रकार से ऐसे क्लास में भी अगर आपको खाली मैं नोट्स बोलता जा रहा हूँ, तो धीरे-धीरे आपका ध्यान इधर-उधर जाने लगेगा। तो हमारा जो ध्यान की क्षमता है, वो भी हमको बढ़ाने का प्रयास करना है ना। ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकली हमको प्रयास करने से, सीखने से आती हैं, और ऐसा करने से ही हम लोग जो है किसी भी व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे आप इसका प्रशिक्षण करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपको लिख के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे-जैसे व्यक्ति आपसे बात करेगा, आप समझ पाएँगे कि किस भावना में है वो, किस इमोशन में है वो, किस प्रकार से बात कर रहा है। तो वो सब सुनने के लिए बहुत प्राथमिक ज़रूरत क्या है कि हम ध्यानपूर्वक सुनना शुरू करें। वो अटेंशन हमारा देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Let me just share my screen here. ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है बी अटेंटिव। यहाँ लिखा है 7 मुख्य चीजें ध्यानपूर्वक सुनने के जो स्किल बढ़ाने में या आपको सीखने में जरूरत है। तो जब आपके पास कोई समस्या लेकर आते हैं या आप किसी को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, काउंसलिंग की तरह से लेना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान, जैसा हम देखते हैं कि उसके 7 पड़ाव होते हैं, उसी हिसाब से ध्यान से सुनने के भी हमने यहाँ पे 7 पड़ाव रखे हुए हैं, जिससे आपको पता चलता है कि उनके जो बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुन पा रहे हैं।
इनमें से कुछ चीज़ें आप परिचित हैं क्योंकि हमने क्लास अटेंड किया था, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप परिचित नहीं होंगे, जिसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। बी अटेंटिव मतलब होता है ध्यान देना। तो सबसे पहला जो अभी हमने एक प्रैक्टिस किया था, हमें ये देखना है कि हम कितने ध्यान से एक व्यक्ति को सुन पाते हैं, ध्यान दे सकते हैं। आपको क्या लगता है जब हम कोई व्यक्ति हमसे बातें करता है तो किन बातों से हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे? एक, जैसे कि आसपास अगर ज़्यादा शोर रहेगा तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि आप खुद व्याकुल है या आपके दिमाग में कुछ समस्याएं चल रही हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जो व्यक्ति आपके सामने कुछ बोल रहा है, आपको देख रहे हैं, आप समय देख रहे हैं, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट बाद मुझे बाइबल क्लास लेनी है, तो मैं कैसे अब इसको मना करूं? तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो उसकी बातों को सुनना बंद कर देता है। सुन भी रहा होगा तो भी उसे ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है। तो जब भी आप किसी की मदद करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि कभी भी, इसे इंग्लिश में कहते हैं हरी वरी में ना करें। कहने का मतलब आप जल्दबाजी में किसी को सुनने बैठे ना करें। अब जब आप पासवान की सेवकाई करते हैं या जब आप लीडर है, तो हो सकता है काफी बार आपके पास तुरंत लोग समस्या लेकर आए। तो अगर आप उनकी समस्या को सुनते हैं और आपको लगता है कि इसके मुझे और गंभीर ध्यान से सुनना है, तो आप, जैसा हमने बताया पहले, आप उन्हें समय निर्धारित कर सकते हैं और उस समय में बैठकर आप उनको सुन सकते हैं ना। नहीं तो क्या होगा, वो तो बोल देंगे और आपको याद भी नहीं होगा। जैसा कि सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, प्रार्थना विनती। जब आप सेवकाई में होते हैं तो काफी लोग आपको प्रार्थना विनती बोलते जाते हैं, है ना? और हमारा दिमाग तो कंप्यूटर है नहीं कि सब याद रखें। लेकिन सोचिए जब अगली बार आप वहां गए और आपने बोला कि क्या हुआ, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, वो गांव में ठीक है क्या? और तब बोलते, पास्टर साहब पिछली बार आप आए थे, प्रार्थना करी थी, मैंने कहा था मम्मी अब नहीं रही। तो उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके परिवार का एक व्यक्ति अब नहीं रहा। आपने सुना मगर ध्यानपूर्वक नहीं सुना, और अगली बार जब आप गए तो जब आप इस प्रकार से एक प्रत्युत्तर देते हैं, वो समझ सकते हैं कि हाँ आप पासवान हैं, आप काफी लोग की बातें सुनते हैं, लेकिन आपको अंदर से थोड़ा सा दुख लगेगा, अरे मुझे कहा था और मैं कैसे भूल गया, है ना? तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपने पास पेन पेपर रखें, लिख लें। आजकल मोबाइल में भी आप टाइप करके रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप किसी से भी बात करते हैं तो आप उनके घर फिर विजिट करने से पहले आपने एक बार देख लिया, तो आपको याद आ गया, अच्छा ये विषय थे जो हमने पिछली बार बात करी थी। तो उनको भी ध्यान रहेगा कि अरे हमारे चर्च के पासवान या मेरी लेडीज मीटिंग की जो बहन है, उसके पास 50 या 100 से ज्यादा लोग हैं, उसके बावजूद भी उसने मेरे को इतना ध्यान दिया, है ना? सोच के देखिए आपको कितना अच्छा लगता है जब आपके अगुए जो हैं, जो आपने 1 महीने पहले बात करी थी, उसी बात को शुरुआत करते हैं। जब आप उनसे दोबारा मिलते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ ये सच में मेरा ध्यान दे रहे हैं। सो बी अटेंटिव, और जब आप किसी को सुनते हैं ध्यान से सुने। दूसरा है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि जब आप कोई उनसे पूछते हैं तो ज्यादातर ऐसे सवाल पूछें जो क्या कहते हैं, ऐसे सवाल हो जिससे आपको ज्यादा उत्तर मिल सके। इंग्लिश में बोलते हैं ओपन एंडेड, या खुले हुए सवाल या सही सवाल, है ना? जैसे मैंने बोला था, अगर हम पूछते किसी से कैसे हो तो सब लोग तुरंत बंद करके बोलेंगे हाँ मैं ठीक हूँ, है ना? अगर आपको और उस व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप उसको क्या पूछ सकते हो, कैसे हो की जगह और क्या पूछ सकते हो? आपको क्या लगता है? कोई किसी के पास कोई उत्तर, या कोई और सवाल पूछता हो किसी से जब भी आप मिलते हो? क्योंकि हम सब पूछते हैं कैसे हो, है ना? जी, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम सब ठीक हैं। फिर आपको पूछना पड़ता है और भी अगर उससे बात करनी है, तो अगर वो प्रश्न हटाकर, कैसे हो हटाकर, ऐसा क्या प्रश्न वहां रख सकते हैं जिससे हमें उस व्यक्ति के बारे में और पता चले, या वो किस स्तर पर है उसके बारे में पता चले? तो आपको क्या लगता है क्या पूछ सकते हैं? कोई सुझाव? Jesse, you wanna share? Yeah, so we can say what's happening with you, या आपके कैसे चल रहा है आपका। सो वो एक ब्रॉड ओपन क्वेश्चन होगा जो बहुत कुछ जो उनके अंदर चल रहा होगा वो बोल सकते हैं। वेरी गुड, है ना? तो ऐसे प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, विशेष करके जब आप किसी को काउंसलिंग सेशन में बात करते हैं, है ना? अगर आप पूछते हैं उनसे, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं,
विस्तार में बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो आपने एक ही शब्द विस्तार शब्द इस्तेमाल करके उनको पूरा बताने का आपने समय दे दिया, तो आपका भी समय बचेगा और वो भी खुल के बता सकते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सवाल भी सही है, लेकिन ये बाद में आने वाले सवाल है ना। और जैसा अभी जैसी ने बताया, आप पूछ सकते हैं कि आजकल आप क्या चल रहा है, आजकल आप कैसे हैं, परिवार, है ना। तो ठीक है की जगह अगर वो ठीक है बोलते भी हैं, फिर आपको एक दो प्रश्न और पूछने हैं, जो कि तीसरा सवाल आता है, जिसे तीसरा तरीका आता है, जिसे कहते हैं आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चंस का मतलब ऐसे सवाल जिससे आपको आप उन्हें, प्रोबिंग का हिंदी अर्थ होता है उकसाना, लेकिन अच्छे तरीके से आप उन्हें प्रश्न करते हैं या उनसे और पूछते हैं ताकि आपको और जानकारी मिले। याद है एक बार पास्टर प्रवीण ने बोला था क्लास में कि जब हम पहली बार आते हैं वो तो आंख भी नहीं मिलाते हैं, और उनसे बात करने के लिए बोलेंगे तो उतना बात भी नहीं करते। तो ऐसे समय में प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछना, यानी उनको और उसके बारे में प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है ना। और ये जो है, ये जो टेक्निक है, ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ध्यान देना है, फिर पहला सवाल पूछना है, फिर उसके बाद प्रोबिंग क्वेश्चन। नहीं, अगर आपको लग रहा है जैसे वो कोई विषय आपको बता रहे हैं और उसके बीच में कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा उससे और पूछ सकते हैं, तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये था। या आप बोल सकते हैं, ओहो, तो तुम कहना चाहते हो कि ऐसा हो गया। तो उससे क्या होगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, है ना। वो हमारा चौथा यहाँ पे तरीका है, जिसमें लिखा है रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, यानी आप उन्हें उकसाते हैं कि वो और बोले, और उसके बाद फिर आप अगर आपको कुछ स्पष्ट नहीं है उनकी बातों का, तो चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पष्टीकरण करना या उसको क्लियर करना कि जो उन्होंने बोला है वो आपने सही समझा है या नहीं। हमने पिछली क्लास में भी ऐसा किया था, याद है। हमने कहा था कि जब वो कोई हमसे बात करता है, हमें कुछ अजम्पशन नहीं करना है कि अच्छा इसका कहने का मतलब ये होगा, याद है। तो मैंने बोला था कि उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं अपने पिताजी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन जब वो मुझे डांटते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा, तो एक रिस्पेक्ट है। तो उसमें कोई दो राह नहीं है कि आप उनके सामने वो बातें क्लियर करें, ताकि आप जो समझ रहे हैं, देखो पहला काम क्या है, जब तक आप उसकी बातों को नहीं समझेंगे, समस्या को नहीं समझेंगे, आप सही से उसे डायग्नोज नहीं करेंगे, कहने का मतलब आप सही से उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, तो अभी हमने क्या बोला, 7 तरीके जो आपके ध्यानपूर्वक सुनने को बढ़ा सकते हैं। एक, ध्यान से देना, उनको बोलने के तरीके पे, उनके चेहरे पर कैसे आपसे आंख मिला के बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका टोन कैसा है, ये सब उस अटेंटिव के अंदर में आता है। दूसरा, सही सवाल पूछना, खुले सवाल पूछना। तीसरा, उकसाने वाले सवाल पूछना, कहने का मतलब जहां पर आप उन्हें और जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। चौथा, स्पष्टीकरण करना, जो आपने सुना वो सही है, जो आप समझ रहे हैं वो सही है, वैसा वो समझते हैं या नहीं। पांचवा जो है, पैराफ्रेज करना। पैराफ्रेज करने का मतलब होता है जो उन्होंने कहा है उसी को दूसरे शब्दों में बोलना, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे भी आपको ये, एक तो आपको स्पष्टीकरण में मदद मिलती है कि हाँ जो उन्होंने कहा वो सही कहा है। दूसरा, अगर जो तरीके से उन्होंने बोला है उस तरीके से जब आप रिपीट करते हैं, अगर वो सही नहीं है तो वो आपको बताएंगे कि नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं ऐसा बोला है। पैराफ्रेज मतलब जो उन्होंने कहा है वही बोलना। और पैराफ्रेज से तीसरी मदद जो मिलती है वो ये है कि अगर वो 5-6 बातें बोल रहा है या वो बहुत सारी बातें बोल रहा है, आप जब उसे पैराफ्रेज करते हैं, आप उसे संक्षिप्त में जब बोलते हैं, तो उसका नींव बात क्या है या मूल्य बात उसमें वो क्या बोलना चाहता है वो आपके सामने रख रहा है। जैसे कि विवाह होने के बाद पति और पत्नी 1-2 साल हो चुके हैं, अभी 2 साल होने के बाद वो अपना क्या कहते हैं, अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, उसके कारण बहुत झगड़ा हो रहा है, और पत्नी ने कहा है कि अब मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। तो इस प्रकार की एक समस्या लेकर आपके पास वो स्त्री आती है, आप उनको उनकी समस्या को सुन रहे हैं, तो आप वो समस्या के दौरान में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है, फिर आप ऐसे बोलते हैं, तो आपने कहा है कि आपको पति के साथ समस्या नहीं है, परंतु उनके माता पिता के साथ आपको समस्या है। देखिए मेरे शब्द, आपने कहा है ना, यू सेड दिस, बहुत सारी बातें बोली, एंड देन यू पैराफ्रेज्ड इट। अगर
उसका सोचना और आपका सोचना सही है कि ये ऐसा सोचती है, तो बोलेगी हाँ यही तो समस्या है, मुझे मेरे पति से कोई समस्या नहीं है, माता पिता से प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं है और उसको लग रहा है कि नहीं जो आपने बोला है वो सही है, आपने पैराफ्रेज नहीं किया, तो ऐसे भी बोल सकती है हाँ लेकिन मुझे मेरे पति के साथ भी समस्या है। तो आप उसको और अच्छी तरीके से फिर आप समझ पाते हैं। तो लिसनिंग में पैराफ्रेज बहुत जरूरी है, जहां पर जो उन्होंने बोला है वही आप संक्षिप्त में करके पैराफ्रेज करके बोलते हैं। छठवां कार्य जो है, बी अट्यून्ड एंड रिफ्लेक्ट फीलिंग्स। फीलिंग्स, इमोशंस, ये जो है ये है भावनाएं, और वो भावनाएं किस प्रकार से उनके ऊपर प्रकट हो रही हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है। या अंग्रेजी में दूसरा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेबल देयर इमोशन। वो किस भावना से गुजर रहे हैं वो आप जब उनसे बात करते हैं उसको भी उजागर करना बहुत जरूरी है। हमने पिछले बार भी क्लासेस में इसका उदाहरण दिया था, जब किसी व्यक्ति ने कहा था कि पैंडेमिक के पर वो जाके बहुत सारा सामान खरीद रहा है, तो क्या उसे डर लग रहा है या उसको क्या कहते हैं, उसको लग रहा है कि अब आगे मुझे सामान नहीं मिलेगा, किस इमोशन से, किस भावना के द्वारा वो इस कार्य को कर रहा है। जैसे अभी ये पति पत्नी का जो मैंने किस्सा बताया, तो हो सकता है बात करते करते फिर आप उनसे बोलें, अभी देखिए अब मैं उनकी जो भावना है उसको समझने के लिए मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो आपको डर लगता है कि अगर आप उनके माता पिता के साथ कुछ समय और रहे तो आपके विवाहित जीवन में दरार आए। तो वो बोल सकती है हाँ यही मेरा डर है। सो देयर इज अ फियर इन्वॉल्व, है ना। आपने क्या करा, उसकी उस भावना को एक नाम दिया है, डर है। हो सकता है आप बोल सकते हैं कि आपको ये चिंता है ना। तो जब आप बात करेंगे, उनकी बातों करने से आपको पता चलेगा कि एंजाइटी है, डर है, किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, किस इमोशन से गुजर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने में, केवल हम जब उनकी बातों को सुनते हैं तो बहुत जरूरी है काउंसलिंग में कि आप उनकी इमोशंस को भी समझ सकें, ठीक है। आखिरा जो इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व है वो है समराइज। समराइज का मतलब होता है जो कुछ उन्होंने बोला है उसको फिर आप जो है संक्षिप्त में बोलते हैं, ठीक है। संक्षिप्त में बोलने का मतलब, ठीक है आज जो मैंने आपसे बात करी है उसमें आपने ये मुझे समझाया और उसमें आपने बोला कि इस परेशानियों का आप महसूस कर रहे हैं। सो आपका 1 घंटे में जो बात हुई है आपने 4-5 लाइन में उसको समराइज कर दिया है। उससे क्या होता है, आपको पूरी बात अगली बार याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको वो खाली जो समरी आपने लिखी है या जो आपने समराइज किया है उस बात के ऊपर ध्यान देना, और वहां से आप अपना अगली बार का वार्तालाप शुरू कर सकते हैं, है ना। और ये इस प्रकार से, ये जो तकनीक जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये इस तरीके से भी चलता है, लेकिन आपके वार्तालाप में आप बीच बीच में कहीं भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में जो मैंने आपको 7 तरीके बताए हैं, इससे भी ज्यादा तरीके हैं, उनमें से कुछ और भी हम आगे देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये 7 तरीके हैं, लेकिन इन सब तरीकों से चाहते क्या है ना, इन सब तरीकों से हमारा मेन उद्देश्य क्या है वो आपको याद रखना है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति आपके सामने अपनी समस्या को लेकर आ रहा है, आप उसे अच्छी तरीके से सुन सके, समझ सके, और तभी आप उनकी मदद कर पाएंगे। सुनना और समझना, है ना, और वो दोनों के लिए इन कार्यों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कोई सवाल इसके ऊपर आपको? ओके ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इतने दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया अगर पैंडेमिक नहीं होता तो हम लोग 1-2 अपने जो एक क्लासरूम में क्लास करते हैं, और काउंसलिंग क्लासेस में प्रायोगिक रूप से कैसे उसे इस्तेमाल करना है वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे पास जो सीमित समय दिया गया है उसमें ये आज आखिरी क्लास है, लेकिन हम ये करेंगे, हम लोग इसे कहते हैं रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने अपनी कोई समस्या को लेकर आता हूँ तो किस प्रकार से आप मुझे सुनेंगे, और किस प्रकार से जो हम 5 मिनट या 10 मिनट अभी बात करेंगे, किस प्रकार से आप
ये जो तकनीकें आपने सीखी हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना? ये सब बातों का हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है? तो रोल प्ले का मतलब जैसे मैंने बताया, अभी आप लोग यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, मैं इनमें से 1 या 2 लोगों को चुनूँगा जो कि काउंसलर का रोल अदा करेंगे, कि आप एक काउंसलर हैं या जो आप सेवकाई कर रहे हैं उसमें आप काउंसलिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने मनघटक एक कहानी लेकर आता हूँ और उस समस्या के ऊपर आप मुझे काउंसलर के रूप में ऐसा विचार करें कि हम लोग ऑनलाइन में नहीं है या ऑनलाइन में है। ऑनलाइन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किस प्रकार से प्रत्युत्तर देते हैं और आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि मैं किस समस्या से गुज़र रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट हम लोग रोल प्ले करेंगे। बाकी जितने लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप ये जो व्यक्ति जैसे अभी मैं समस्या लेके आ रहा हूँ, तो आप में से एक व्यक्ति को जैसे कि नीलम को मैं बोलूँगा कि नीलम, मैं अपनी समस्या लेके आ रहा हूँ और हम लोग फेस चैट कर रहे हैं, यानी कि इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप मुझसे कैसे शुरुआत में बात करेंगे, फिर मेरी समस्या को पूछेंगे, फिर ये जो तकनीक हमने सीखी है उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सब आपको ये 10 मिनट में करके दिखाना है। बाकी लोगों को कहते हैं ऑब्जर्वेंट। आप लोग को क्या करना है, मेरे और नीलम की वार्तालाप को सुनना है और आपको ये देखना है कि कहाँ पर नीलम ने सही-सही तकनीकों का इस्तेमाल किया और कहाँ पर नीलम और भी चीज़ों का सुधार ला सकती थी। और आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस समस्या के साथ आपके सामने आए, तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? ठीक है? समझ में आया? ठीक है, विल जस्ट ट्राई वन्स, हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। उसमें उसके बाद फिर हम लोग जो बाकी लोग हैं ध्यानपूर्वक पॉइंट को नोट करेंगे। कैसे नीलम ने शुरुआत करी, क्या-क्या नीलम ने प्रश्न पूछे और किस प्रकार से ये सेशन हमारा गया। नीलम, आपको समझ में आया? ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने एक समस्या रखूँगा और नीलम अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हम दोनों बात करेंगे और बाकी लोग जो हैं उसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस प्रकार से नीलम, तो नीलम, मेरे को आपका नंबर जेसी ने दिया है। मेरे को पता चला है कि आप अच्छे एक सलाह का एक काउंसलर हैं, तो मैं अपनी समस्या को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला ही मुलाकात है ये, जहाँ पे मैं आपको पहली बार वीडियो कॉल में देख रहा हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। सो नीलम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। माइक अनम्यूट कहा तो वीडियो बंद कर दिया। थैंक यू। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। नीलम जी, आपके बारे में मुझे जेसिका ने बताया था और मेरी एक समस्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, ठीक। मुझे भी, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे भी आपके बारे में बताया था। तो कैसे हो आप? मैं इतना ठीक नहीं हूँ। पिछले दिनों से एक बात है जो मुझे बार-बार सता रही है। तो अगर आप मुझ पे भरोसा कर सकते तो आप मुझे बता सकते, कोई भी बात रहेगी तो। हाँ, तो बात मेरी बेटी के बारे में है नीलम जी। मेरी बेटी जो अभी 12 साल की है और अभी ऐसे आपको पता है कि हर दिन क्या कहते हैं, उसको मोबाइल में क्लास अटेंड करनी होती है। मोबाइल में वो क्लास अटेंड करती रहती है। लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है कि मोबाइल में वो क्लास अटेंड कर रही है, उसके बीच में क्या है, वो जो अनाप-शनाप फ़ेसबुक है, उसमें चली जाती है। फिर किसी न किसी के साथ ऐसे क्लास के बाद भी मोबाइल में ही चिपकी रहती है। चैट बोलते हैं, चैट करती है। ऐसा ऐसा कुछ-कुछ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको क्या करूँ, क्योंकि पहले तो स्कूल में जाती थी, मैं बोल सकता था कि भाई मोबाइल ना छुइयो। लेकिन अब तो वो मोबाइल के बिना मैं उसको बोल भी नहीं सकता कि तेरे को मोबाइल नहीं छूना, क्योंकि पढ़ती है। और जब भी पूछी यही बोलती है कि मैं पढ़ती रह रही हूँ, मेरी क्लास के नोट्स इसी में आते हैं और मुझे पढ़ना है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आप बताओ मैं करूँ क्या इसका? एक तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि अब डरना नहीं है, कि मतलब कोई हमारे अंदर कोई डर ना हो। और दूसरी बात है कि आप मतलब
बच्चों को मतलब एक जैसे वचन के, जैसे मैं मेरे बारे में बोल रही हूँ, मैं एक मेरा उदाहरण देके आपको बोल सकती हूँ कि जिस रीति से आपने कहा कि बच्चों के बारे में, तो जैसे मेरे भी है बच्चे, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमारे अंदर एक बातें होती है कि सच में पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं और ध्यान दे रहे। तो या मतलब ये है ये बातें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में ये सारी बातें हो रही है। तो सबसे पहला है कि आप बच्चों से मतलब विश्वास में लेकर हर एक बातों को मतलब हम लोग आसानी से, मतलब ऐसे हम लोग का व्यवहार हो कि हम आसानी से उनका मोबाइल हाथ में ले सकते हैं, और उनके बाजू में बैठ के हम लोग को। पूछने में तो वो दे देती है मोबाइल, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, हाँ मगर दिक्कत ये है कि किससे बात कर रही मुझे नहीं पता, क्लास कितना चलता है मुझे नहीं पता। मेरी धर्मपत्नी को मोबाइल के बारे में ABCD नहीं पता, तो उसको तो बोलती है कि मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ अब? ऐसी हालत है। तो सबसे पहला है कि जैसे अभी हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहला है कि हमें वचन के द्वारा बच्चों को सिखाना है कि क्या गलत है क्या सही है, तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है। दूसरी बात है कि हमें किसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, किससे ज्यादा बातें, सबसे पहले ज्यादा बात करते तो हमें ये बताना है कि लिमिट होनी चाहिए, किसी से बातें करनी है तो काम से मतलब रखना, बाद में बंद करना, मतलब ज्यादा बातचीत नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों को समझाना है। ठीक है, थैंक यू नीलम, मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगा, है ना। बहुत बहुत अच्छा आपने अब बोला। मैं मेरे बोलने से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ बाकी लोग जुड़े हुए हैं, देखिए हम काउंसलिंग जब हम सीख रहे हैं तो हमने कहा था तकनीकों का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अभी जब नीलम ने मुझसे बात करी, उसने जो हमने तकनीकें बताए थे काउंसलिंग में सीखे थे, नीलम ने क्या सही किया, ठीक है, तो वो आप लोगों को पहले बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नीलम और क्या सुधार कर सकती है, ठीक है। तो जो अभी वीडियो में अवेलेबल है मैं उन लोगों से पूछूंगा। मैं शुरू करता हूँ योगिता। योगिता, जब नीलम ने मुझसे बात करी, आपको क्या लगता है, 3 बातें बताएं जो उन्होंने सही करी हैं, जो आपको लगा कि हाँ सही किया है इन्होंने, क्या लगा बताइए। नीलम आप म्यूट पहला करें। जी योगिता। पहला हाँ, पहला तो बच्चे मतलब आसानी से जब वो ऑनलाइन होते हैं और हम जब भी चेक करना चाहते हैं तो वो आसानी से मोबाइल दे, नहीं नीलम, ये एक बात है। नीलम आपको सुझाव नहीं देना है। नीलम ने जो, सॉरी योगिता, आपको सुझाव नहीं देना है। नीलम ने हाँ जब मुझसे बात करी, हाँ उसके बात करने के तरीके में आपको क्या सही लगा? हाँ। जैसे मोबाइल लेना वो सही है, जब ऑनलाइन होगा तो मोबाइल ले सकते चेक करने के लिए, वो एक सही है। लिमिट में बातें करना है। नहीं देखो दूसरा नीलम, अभी अभी आप दोबारा मुझे सुझाव बता रहे हैं, है ना। नहीं तो जैसे जैसे हमने देखो अभी काउंसलिंग में हमने एक तकनीक सीखा था कि जब कोई आपसे पहली बार बात करता है तो शुरुआत में आपको क्या करना है, उनका भरोसा आपके ऊपर आना है ना। यस। तो जब मैंने नीलम को अभी कॉल किया था, नीलम ने ऐसा क्या कहा जिससे आपको लगे कि हाँ मेरे को पता है कि नीलम को मैं कॉल करने जा रहा हूँ, इनको पता है कुछ, नीलम ने बोला था शब्द शुरुआत में? कोई और हाथ आपकी उठाएगा? आपकी समस्या पता थी, समस्या पता थी, बताया था जेसिका ने। वेरी गुड, है ना। तो नीलम ने सबसे पहले बोला कि मुझे आपके बारे में जेसिका ने बताया। बताया था। तो सोच के देखिए, अगर कोई और भी नीलम से बात करने जा रहा है और नीलम को पहले से ही किसी ने जेसिका ने बताया है, तो मुझे पता है कि अच्छा चलो, इससे पता है कि मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो हाँ नीलम ने वो जो कथन पहले बोला, उससे मुझे आश्वासन मिला कि चलो नीलम को पता है कि मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, जो हमने पहला सीखा था, एक रैपो बिल्डिंग। हमने कहा था कि काउंसलिंग में सबसे पहले जो व्यक्ति आपको समस्या लेकर आया, उसको एक भरोसा आना चाहिए आपके ऊपर। वो चाहे आपके एक शब्द से हो सकता है या आपके देखने के तरीके से हो सकता है, आप उसे कितने आराम से बिठा रहे हैं वो हो सकता है ना। तो वो एक अच्छी बात जो नीलम ने करी, ठीक है। थैंक यू योगिता, अपना माइक म्यूट कर लो। रविंदर और आप दोनों क्या बोलते हैं, आपको क्या सही लगा नीलम ने और क्या सही किया काउंसलिंग तकनीक के हिसाब से? रविंद्र। पहली पहली बात तो उसने क्या किया कि आपको बोला कि मैंने श्रीकांत ने मुझे आपके बारे में बताया था,
और दूसरी बात कि उन्होंने बोला कि आप मुझ पे भरोसा करो कि मतलब मैं आपको हमारी बात कहीं जाएगी नहीं, मतलब उन्होंने बताया आपको भरोसा करने के लिए कहा, और प्रभु का वचन के द्वारा आपको कहा कि प्रभु के वचन के द्वारा बच्चों को समझाए ताकि वो सही जगह पे मतलब सही तरीके से बढ़े। तो ये एक अच्छी बात कही उन्होंने कि वचन के द्वारा आप अपने बच्चों को सिखाए, और मोबाइल में क्या सही है क्या गलत है वो उनको सिखाए। तो आपका कहने का मतलब पहला कि मेरी समस्या के बारे में थोड़ा पृष्ठभूमि उन्हें पता है वो जताया, जैसिका ने बोला करके, या एटलीस्ट इस व्यक्ति को मदद चाहिए जैसे इन्हें बोला करके। दूसरा आपने बोला कि उन्होंने है ना, कि बाइबल से आपको सलाह दी या इस तरह से होना चाहिए सलाह दी। और तीसरा आपने बोला कि उसने बोला कि मुझ पे भरोसा करो, जो आप जो समस्या से जा रहे हैं मैं भी गुजरी हूँ करके, है ना। तो उसने रिलेट किया अपने आप को मुझसे। थैंक यू रविंदर। या पास्टर प्रवीण, आपको क्या लगता है क्या चीजें जैसिका ने सही करी हैं? सॉरी, नीलम ने, माफ करना है, नाम इधर उधर हो रहा है सबका। पास्टर, वो चीज अच्छा बोला, बताया उन्होंने कि मुझे आपकी समस्या पता है, मुझे सिस्टर ने आपके बारे में बताया है, तो सामने वाले को वो रियलाइज होता है कि मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी इनको मालूम है, पूरी जानकारी इनको पता है। तो एक और पॉइंट सिस्टर से छूट गया मुझे, मैं ऐसा नोटिस किया कि हम लोग बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा संबंध बनाया है, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में सीखा था। एक अच्छा रिलेशन होगा तो हम उनको भरोसा दिला सकते हैं और वो कुछ गलत ऐसा देख नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू। तो आपने भी बताया कि कैसे नीलम ने भरोसा दिलाया मुझे, और दूसरा क्या सुझाव दिया। सुझाव में पास्टर प्रवीण ने भी एक सुझाव बताया कि ये सुझाव भी दे सकते थे। ठीक है, जैसी कैन यू शेयर? शुरुआत में उन्होंने रेफरेंस कहाँ से मिला वो जो बताया वो ठीक था। उसके बाद उन्होंने बोला रेफरेंस के बाद उन्होंने बोला कि मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये बात कहीं पर नहीं जाएगी। तो वो अटेंडिंग पार्ट था जो उन्होंने अच्छे से किया, एक हौसला उनको दिया, सो वो पार्ट अच्छे से किया। फिर नेक्स्ट था लिसनिंग। लिसनिंग वो सुन रहे थे, कहीं पर इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज मुझे वो स्क्रीन पर नहीं दिखे, मैंने जेस्चर्स नहीं देखे कि सामने से वो कैसे हाव कर रहे थे। आई कुडंट सी बिकॉज आई एम ऑन द मोबाइल, आई कुडंट सी हर, बट साउंड्स जैसे कि हम वो वाला थिंग आई थिंक एस्पेक्ट वाज मिसिंग, कि हम सुन रहे हैं। क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो कोई भी ऐसा साउंड नहीं आया मुझे कि अच्छा ऐसा। एंड फिर उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने देखा कि डायरेक्टली उन्होंने सुझाव दिया, प्रोबिंग क्वेश्चन जैसे नहीं थे, इन द सेंस नो, सो डायरेक्टली वो सुझाव पर गए जो हमको नहीं करना है। हमको डायरेक्टली सुझाव किसी को भी नहीं देना है, उस व्यक्ति को, काउंसली को, उनको ही खुद को मजबूर करना है या उनको पुश करना है कि वो अपने सिचुएशन को एनालाइज करे और फिर खुद ही निर्णय ले कि वो क्या करने वाले हैं। सो वो एस्पेक्ट मुझे मिसिंग लगा। बाद में लेटर ऑन इज द स्टेप्स व्हिच डिड नॉट हैपन। तो जिसका जो सही है वो भी बताया, और जो उन्हें लगा कि सुधार ला सकते हैं वो भी बताया। थैंक यू जेसी फॉर डूइंग दैट। ओके रविंदर, आपको क्या लगता है क्या सुधार ला सकते थे? अभी तक आपने बताया कि उन्होंने क्या सही किया, आपको क्या लगता है रविंद्रा? आपके साथ जो बैठे हैं उनका नाम मैं भूल गया। रूपाली। रूपाली है, तो रूपाली से मैं, रूपाली आपको क्या लगता है नीलम ने और क्या करना चाहिए था, या किन चीजों में नीलम ने जल्दबाजी करी? जैसे उन्होंने जो उदाहरण दिया अपने बच्चों के बारे में, कि जैसे आपकी समस्या वैसे मेरे बच्चे भी है, उनके साथ भी वैसे है, पर उन्होंने अपना उदाहरण देख के रोकना चाहिए था, कि सामने वाला को विश्वास आए कि इनके बच्चे ऐसे खुल सकते हैं इनके साथ, तो मेरे बच्चे भी खुल जाएंगे। सामने वाले के अंदर विश्वास या उत्साह आना चाहिए था, उधर वहां पे रुकना चाहिए था। अपना उदाहरण देके रुक जाते तो सामने वाला और खुल पाता था बात करने के लिए, कि हाँ इनके बच्चे ऐसे करे तो मेरे बच्चे भी
कर सकते हैं ऐसा। वो सुझाव देने से पहले रुक जाते तो सामने वाला और खुल के और बताता है कि नहीं मेरे बच्चे ऐसे कर रहे। मुझे लग रही है। थैंक यू रूपाली। तो उनका कहने का मतलब है कि थोड़ा और सुनने का जरूरत है ना, बहुत अच्छी बात है। ओके योगिता, आपको क्या लगता है और क्या नीलम कर सकते थे जो छूट गया तो उन्हें करना चाहिए था? मतलब उनको, मतलब सामने वाला था जिनके काउंसलिंग कर रहे, उनसे और मतलब उनकी और बातें सुननी चाहिए थी और क्या वो कहना चाहते। थैंक यू। तो और अच्छा और मतलब बातें उनको और बता सकते थे, सलाह दे सकते थे। थैंक यू। तो ये सब हमने नीलम के बातों को सुनकर हमने अपने विचार को रखे, ठीक है। मैं चाहूंगा नीलम से कुछ सवाल करने के लिए। पहला कि देखो, अचानक से एक सिचुएशन नीलम के सामने मैंने डाला है ना, अचानक से नीलम को बोला कि नीलम आप काउंसलर हैं और मैं क्लाइंट हूँ। अचानक से जब कुछ आता है तो उतनी तुरंत हम लोग का माइंड प्रोसेस नहीं करता है कि हमको करना क्या है ना। नीलम, आपको क्या चुनौतियां लगी, यानी आपको क्या क्या समझ में आया, आपने क्यों ये उत्तर दिया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मुझे इससे उत्तर इसलिए मैंने दिया कि सच में कि ये बातों को मैं अभी अनुभव करती हूँ और सच में मेरे बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी चलती है, फोन पे बातचीत भी होती है, फ्रेंड सर्कल में भी होती है। और ये जो मैंने बोला तो ये मेरा खुद का सच में मतलब है अनुभव। ऐसा नहीं कि वो लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने बोला कि कभी कभी अपने अंदर थोड़ा डर रहता है, क्योंकि जो बाहर जो सब चल रहा है, जो नेट के जैसे जो भी चल रहा है, तो ये सच्ची बात है जो आपने कहा। तो अभी बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत सच में है अंदर जो बातें आपने बोली, वो तो समझने को मुझे आसान होगा ये सारी बातें, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। नीलम का कहना है अनुभव है। नीलम का कहना है कि जैसे ही मैंने अपने समस्या को बताया, नीलम भी उस समस्या से अभी गुजर रही है या उसने देखा है कि लोग गुजर रहे हैं, तो तुरंत उसको क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग ने उसको बताया कि अच्छा ये चीजें बता सकते हैं करके, ठीक है। अभी काउंसलिंग में जैसे जैसी ने बोला था, 10 मिनट के अंदर आप कभी भी किसी को भी सुझाव नहीं देते हैं। 10 मिनट के अंदर अगर आप सुझाव दे रहे हैं तो वो जो बहुत ही क्या कहते हैं, अभी जैसे मेरे को अगर पहले से नीलम जानती है, मेरी बेटी को भी नीलम ने पहले से देखा हुआ है, मेरे परिवार के बारे में नीलम जानती है, तब अगर वो 10 मिनट में भी फिर भी सुझाव नहीं देते, जब तक ये अगर समस्या वो 2-3 बार सुनने के बाद हम चौथा सेशन कर रहे हैं या दूसरा सेशन कर रहे हैं तब, लेकिन अगर 10 मिनट के अंदर हम लोग सुझाव दे रहे हैं तो वो सुझाव ज्यादातर कहाँ से आता है, हमारे अपने अनुभव से आता है, जैसा नीलम ने बताया। लेकिन हमारा अपना अनुभव उस व्यक्ति के लिए कितना सही उपकारी रहेगा, ये हम 10 मिनट में चुनाव नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? 10 मिनट जो है बहुत कम समय है किसी व्यक्ति की समस्या को सुनने का, है ना। क्यों? क्योंकि काफी चीजों को नीलम ने तुरंत क्या करा, अपने परिवार के साथ जोड़कर समस्या को देखा और समस्या का समाधान अपने परिवार के साथ जोड़कर देखने को कहा। तो मैंने कहा कि डर लग रहा है, तो तुरंत उसने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। काउंसलिंग में क्या बदलाव आता है, अगर मुझे कोई कहता है इस तरह से कि डर लग रहा है, तो मैं और गहराई से जानना चाहूंगा कि किन बातों पे डर लग रहा है। हो सकता है मेरे 12 साल की जो बेटी का मैंने अभी एक किस्सा बताया है, उससे पहले कोई और किस्सा रहा हो सकता है कि नहीं, या मेरा कुछ अपना स्वभाव हो जहाँ पे मुझे हमेशा शक रहता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, या मेरे और मेरे बेटी के परिवार में संबंध अच्छे नहीं है, कहने का मतलब मुझे पता ही नहीं मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, समस्या सुनने में एक जैसी लग रही है ना, अभी ज्यादातर सब लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण जो है और लोगों का देखने का दृष्टिकोण अलग है। तो इस बात को अगर आप काउंसलिंग का जो हमने अध्ययन किया है, अपने नोट्स को आप दोबारा खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो शुरुआती दौर में आप कभी सुझाव देते नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे और सवाल पूछ सकते हैं,
है ना। जैसा पहला हमने कहा था, सबसे पहले जरूरत है कि मेरा आपके ऊपर भरोसा हो। उसके लिए जैसे नीलम ने एक अच्छा कहा कि जैसी ने बताया था, है ना। लेकिन उसके बाद तुरंत इस प्रकार के शब्द नहीं बोलने से कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रख लो, है ना। अब बताओ एक अनजान व्यक्ति को 2 मिनट में नीलम के ऊपर भरोसा होगा? नहीं होगा। इस 10 मिनट में जो सुनने वाला जो आया है व्यक्ति, वो ये चाहेगा कि जो सुनने वाला है वो सच पे मुझ में रुचि रख रहा है या नहीं, है ना। अभी मेरे को बोलने के लिए तो नीलम ने मुझे 4, 5, 6 सुझाव दे दिए, है ना। लेकिन मेरे को बोलने का समय नहीं दिया नीलम ने ज्यादा, है कि नहीं। मैं चुप हो गया तो नीलम को तुरंत क्या लगा, अब ये अपेक्षा कर रहे कि मैं कोई सुझाव दूं, है ना। ज्यादातर हमारे साथ ऐसे ही होता है। लेकिन मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि मैं तुरंत सुझाव मांग रहा हूँ। मेरी चुप्पी का मतलब है कि मुझे पता नहीं कि आगे मैं क्या बोलूं या आप क्या और सुनना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको और क्या जानकारी इसमें मिल सकती थी? आपको मेरी बेटी का क्या नाम है नीलम? नहीं पूछा है ना। पूछ सकते थे कि अच्छा आपकी बेटी का क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ती है। अब ये आपको लग रहा है कि अरे ये सवाल पूछ के क्या मतलब, लेकिन इन सवालों से जो बोलने आया है उसको क्या लगेगा कि मेरी बातों के लिए और रुचि रहे। कितने बच्चे हैं आपके, है ना। परिवार के बारे में और थोड़ा समझने में मदद मिलती। तो ये बहुत जरूरी है जब आप किसी को सही रूप से मदद करना चाहते हैं, है ना, कि आप पहले, और वो भी ये भी याद रखें, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आप उस व्यक्ति को पहले जानते हो, लेकिन अगर आप उसे जानते भी हो उसके बाद भी उसको 10 मिनट तो आप सुनने का समय आपको देना ही देना है। 10 मिनट के अंदर कभी भी आप उन्हें सलाह ना दें। हाँ, अगर ऐसा है तुरंत किसी ने आए और पास्टर जी प्रार्थना करें, वो वाला कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग है। लेकिन जब ऐसे कोई समस्या लेकर आपसे बात करना चाहता है और आप उसको पूर्ण समय देना चाहते हैं, तो कभी भी इस प्रकार से हम लोग ना करें, है ना। उससे जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं उससे प्रायोगिक लाना बहुत जरूरी है। हमारे पास 8 बज चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक और बार हम इस कार्य को करके देखेंगे। कोई और अपनी एक समस्या लेकर आए। अब मैं भी आपकी तरह ऑब्जर्वेंट रहूंगा, और जैसी जो है वो काउंसलर है, ठीक है। तो कौन किसी के पास कोई समस्या है, जैसे मैंने अभी एक समस्या बनाई थी, उसी प्रकार से कोई और समस्या है। नीलम को अब हम देते हैं चांस कि नीलम आपके पास कोई समस्या है। आपको किसी ने जेसी का नंबर आपको दिया है और आपको वो समस्या जेसी को बतानी है, और हम बाकी लोग देखेंगे कि जेसी किस प्रकार से काउंसलिंग तकनीकों का इस्तेमाल करती है और किस प्रकार से उनको मदद करती है बेहतर सुनने के लिए या उनकी समस्या को। ठीक है, लेट्स सी दैट। तो नीलम कुछ भी एक समस्या सोच लो, जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सनल समस्या हो, मनगटक समस्या बता सकते हैं। मेरी बेटी नहीं है, अभी मेरे विवाह को 4 साल हुए हैं, बेटी नहीं है, लेकिन ये जो समस्या है ये बहुत अभी सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए मेरे पास ये केस आते हैं, इसलिए मैंने वो समस्या बताई। कुछ भी एक समस्या सोच लो। और आपको अब जैसी को आपने कॉल किया है, फेस टू फेस कॉल हो रहा है आपका, आप अपनी समस्या जैसी को बताएंगे और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे जैसी कैसे उत्तर देती है। ठीक है, नीलम नहीं, जैसी कैसे उत्तर देती है और क्या वो काउंसलिंग की तकनीकें जो हमने सीखी हैं इस्तेमाल कर रही है या नहीं। ठीक है, या नीलम अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सोच लिया आपने समस्या? कुछ भी? ठीक है, गुड। या यू स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो? ठीक हो, आप कैसे हो? मुझे हाँ, मुझे थोड़ा आपसे बात करना था। जैसे कि बैठे ना अभी आप। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि जो ये चल रहा है, जैसे महामारी में, जैसे वातावरण जो आर्थिक तंगी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी आपको, कि जैसे काम भी सब बंद है, थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है घर में, तो इसकी वजह से। ओके, मेरे बारे में आपको पता किसने दिया? पास्टर सुमित ने कहा था अगर कुछ काम होगा तो आप बात कर सकते हैं आपसे। ओके, मेरे अच्छे मित्र है। ओके, तो
आर्थिक स्थिति का आप बोल रहे थे, आप बता सकते हैं विस्तार से कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ? जैसे कि अभी काम धंधा जैसा बंद है, सब काम भी जैसे कि बंद है, घर में थोड़ा अशांति है, प्रॉब्लम है, थोड़ा चल रहा है, तो कैसे करें? ओके। काम बंद है इन द सेंस मैं समझी नहीं, आप यानी कि नौकरी चली गई है या क्या है? हाँ, जैसे कि अभी जैसे ट्रेन बंद है, जैसे कि अभी ट्रेन बंद है, पास के बिना हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग? अगर ट्रेन ही नहीं है, कुछ पास के बिना जा नहीं सकते, तो हम लोग तो विश्वासी लोग हैं ना, तो कैसे हैंडल कर सकते हैं सारी बातों को? ओके, तो आपके घर पे और कौन है? क्या पूरा घर का भार केवल आपके ऊपर है? आपके घर पे और कौन-कौन लोग हैं? पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पति है, मैं हूँ। ओके, सो घर पे कमाने वाले केवल आप हो कि कैसा है आपका सिचुएशन घर पे? जैसे कि अभी समझो अकेला है घर में कमाने वाला और वही घर पे बैठता है, तो कैसे हैंडल करें? ओके, आप और मुझे विस्तार से बता सकते हैं क्या? आपके साथ क्या हुआ एग्जैक्टली? जैसे मैं बता सकती हूँ आपको कि जैसे काम धंधा बंद है, तो लेन-देन सब घर का जो भी है सब बंद हुआ है। लेन-देन जो भी है वो नहीं कर पा रहे हम लोग। मैं समझ सकती हूँ ये आर्थिक स्थिति सभी का ये हाल है। तो जैसे अभी हाँ, जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि हम लोग ना डुप्लीकेट आईडी पे जा नहीं सकते ना। लोग अभी जैसे आईडी लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग विश्वास है तो डुप्लीकेट आईडी लेके नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करें? ओके, सो आपके कहने का मतलब है कि आपके पास दूसरा कोई जरिया ही नहीं है कि आप नौकरी के लिए जा सकते हैं, ऐसे आप कहना चाहते हैं? हाँ। ओके, सो मुझे आपकी बातों से ऐसे समझ में आ रहा है कि आपके लिए सारे रास्ते मानो बंद हो गए, आपके लिए कोई दूसरा जरिया नहीं है, सारा भार आपके ऊपर है और इसमें से आप निकलना चाहते हैं। तो ये आर्थिक को लेकर आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हो ऐसे संदर्भ में? आपको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं आप इस संदर्भ में? ओके, I'll interrupt here. मैं रोकना चाहूंगा। थैंक यू सो मच जैसी और नीलम, आप भी अपना माइक म्यूट कर लें, है ना। यहाँ पर एक समस्या थी, जैसे बहुत अच्छा दोनों ने रोल प्ले किया और अब हम देखेंगे वही जैसा हमने भी पहले किया था। हम जैसी को पहले देखेंगे कि जैसी नीलम, आपको सबसे पहले बताना है, आपको अभी जो भी आपकी समस्या थी, अभी जो भी आपने 5 या 10 मिनट जैसी से बात करी, आपको कैसा लगा सबसे पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या सुधार लाने थे या क्या है। लेकिन पहले आप नीलम बताएं, आपको कैसा लगा जब नीलम ने आपसे अलग-अलग प्रकार से प्रश्न पूछे? हाउ डू यू फील? नो सॉरी, जैसी ने आपसे अलग-अलग प्रकार से प्रश्न पूछे, तो नीलम आपको कैसा लगा जब आप अपनी समस्या बता रहे थे? सबसे पहले तो मुझे एक अच्छा लगा उनको बताने के लिए, क्योंकि मैं उनसे कुछ चाहती थी सुनने के लिए कि वो मुझे क्या राय दे सकते हैं कि मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं जैसे वो पूछ रहे तो मुझे अच्छा लग रहा था उनको बात करने को और बताने को अच्छा लग रहा था, ताकि वो और मुझसे और जाने और अच्छे से मुझे सुझाव दे इस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बात जो नीलम ने बोली है आपको याद रखना है, जो भी व्यक्ति समस्या के साथ या कुछ आपसे मदद के लिए आते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मुझे मदद चाहिए, है ना? मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे सुझाव चाहिए, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, और वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना है। उस चेष्टा के साथ आते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग तुरंत उत्तर दें। लेकिन अगर हमें सही मदद करनी है, तो जिस प्रकार से नीलम ने कहा कि मैं चाहती हूँ, लेकिन जब मुझसे और प्रश्न पूछने लगे तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये और जानकारी ले रहे हैं, है ना? तो हम लोग भी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम तुरंत सुझाव देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, है ना? अभी तक तुरंत सुझाव दिया क्या?
जैसे ने अभी तक कोई तुरंत सुझाव दिया नहीं दिया, है ना। उसको हमारे हर तरीके के जो हम हर दिन इस प्रकार से करते हैं उसमें से अगर हम स्वभाव को बदलना है तो ये ध्यान पूर्वक हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारा मन उतावला होगा कि हम तुरंत सुझाव दें, तुरंत प्रार्थना करें, तुरंत सोल्यूशन निकालें। लेकिन जब काउंसलिंग में बैठते हैं उससे हमको थोड़ा सा हटकर इस प्रकार से करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जेसी ने क्या सही किया है और क्या और सुधार ला सकते थे। रविंद्र आप क्या बोलते हैं? जैसे जेसी ने मतलब जैसे पहले पूछा कि आपका मेरा नंबर आपको किसने दिया, एक अच्छी बात थी, उनको मालूम पड़े कि वो किससे बात कर रहे, सही इंसान से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले फिर उन्होंने बोला ये मेरे अच्छे मित्र है, तो उनको भी अच्छा लगा कि अच्छे मित्र के बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये इनको अच्छे से जानते हैं तो उनके ऊपर भरोसा कर सकते। और दूसरी बात कि उन्होंने हर बात को सुना अच्छे से और फिर उसको कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि उनसे जानना चाहा कि वो क्या करना चाहती है, इस बारे में वो क्या करना चाहती है, उनका सुझाव क्या है। उन्होंने अपना सुझाव नहीं दिया, उनका सुझाव जानना चाहते वो इस परिस्थिति में क्या करना चाहते हैं। और एक बात उन्होंने अच्छी की, मतलब उनके परिवार को उन्होंने अच्छे से जानना चाहा कि परिवार में कौन कौन है, कितने लोग कमाते, उन सारी चीजों को उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा, सुना और कोई सुझाव नहीं दिया, सिर्फ सुनते रहे और उनको जो चाहिए था उतना ही वो बोल रहे थे। थैंक यू, वाह बहुत अच्छा रविंद्र ने बोला, है ना। पहला जैसा हमने कहा ध्यान से सुना और उसके बाद जब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे आपके मित्र हैं और उन्होंने बताया है तो उसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग। आपका जो भरोसा उनके ऊपर, जैसे नीलम ने भी किया था, भरोसा उनके ऊपर बना। और उसके बाद उन्होंने सवाल पूछे। और एक और बात रविंद्र ने कही जो कि काउंसलिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, सुझाव देने से पहले क्या क्या आपने किया है या आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचना, पूछना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि अगला जो आप सुझाव देने जा रहे हैं या आप जो भी उन्हें बताएंगे क्या वो सही रहेगा या नहीं, है ना। ठीक है, वेरी गुड। या पास्टर प्रवीण आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है भाई ने जो बताया वो जैसे सिस्टर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एक खाली सुझाव, जैसे हम लोग ने अभी काउंसलिंग हम लोग सीख रहे, तो आपने कहा था कि हमें नोट और पेन से हमें या तो मोबाइल में हमें नोट करना है, वो अपनी समस्या क्या क्या बता रहे हैं वो हमें थोड़ा नोटिस करना जरूरी है, ताकि नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग वापस जब अगर हम आगे का चरण हम ले तो हम और भी बेहतर उनसे बात कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो बहुत ही अच्छा किया। वेरी गुड, है ना। नोट पेन भी पास में रखना, लिखना भी जरूरी है ताकि हमको याद रह सके। योगिता आपको क्या लगता है? जब वो जेसी को बता रहे थे तो हमें उनकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है कि वो हमसे विश्वास से क्या चाहती है। जैसे हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वचनों के द्वारा, वैसे वो भी विश्वासी है करके हम पे भरोसा रखे ना। तो छोटी छोटी बातों को हमें नोटिस करना है, उनके क्या वो क्या चाहती है हमसे सॉल्यूशन। तो आपको लग रहा है कि कुछ छोटी छोटी बातें जेसी ने नोट नहीं किया होगा, ऐसा कुछ है जो आपने ध्यान से सुना और जेसी ने नहीं सुना? नहीं, वो सुन रहे थे लेकिन और अच्छी तरीके से बोलते तो और अच्छा, मतलब वो और खुल के बता पाते। वेरी गुड। योगिता ने जो बोला है उसको मैं अलग शब्दों में बोलूंगा। अभी जेसी ने बोला क्या आप विस्तार से बता सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा बोला क्या आप विस्तार से बता सकते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या है, जब पहली बार विस्तार से बताया जो उन्होंने, उसमें उन्होंने पूरा नहीं बताया। फिर जेसी ने बोला कि विस्तार से आप एक और बार बताया, है ना। तो उसकी जगह आप अलग शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I may consider that you may have a limitation in terms of हिंदी, है ना। लेकिन जब आपको दिख रहा है आपके इस सवाल से उस व्यक्ति ने इतना ही उत्तर दिया है तो आप उनको और विवरण रूप से बता सकते हैं कि आप जैसे आप बोलना चाहते हैं, देखो मुझे 3 बातें बताओ। पहला, तुम्हारे घर में कितने सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं, है ना। तुमने क्या किया इसके बारे में, है ना। तो आप उस तरह से जब सवाल को बदल के भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी जेसिका को और जानकारी चाहिए। जेसिका ने अलग सवाल भी पूछे हैं
और जानकारी चाहिए और माइन्यूट जानकारी, जैसे योगिता ने कहा छोटी जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे भी ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, अब हम जेसिका को समय देंगे। जेसिका से पूछेंगे हाउ शी फेल्ट अबाउट एंड व्हाट वाज शी वाज स्ट्रगलिंग, बिकॉज आई सॉ हर पॉजिंग इन बिटवीन एंड थिंकिंग। मैंने जेसिका को देखा बीच में वो रुक के सोच रही थी कि अगला मैं क्या बोलूं। तो हम अभी जेसिका का अनुभव पूछेंगे। यस जेसिका, गो अहेड। मुझे ऐसे लग रहा था कि जो वो बोल रहे उसमें से मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन जैसा नहीं मिल रहा है, वेरी क्लोज, बहुत कम, एंड आई वांटेड टू ड्रॉ समथिंग मोर, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था सामने से। बार बार वो एक शॉट में बोल के वहीं पर बंद हो रहा था। that so I was struggling there, how do I get something more out of her. What else you felt? Anything else? I could feel that she was in a haste to get an answer and very quick to say her statement and then just wait for something to receive. That was the feeling that I was getting from the vibes, you can say, from the opposite side. Very true. जेसिका ने बोला कि एक तो वो खुल के बोल नहीं रही थी या मतलब समझा नहीं पा रही थी, दूसरा कि उनको लग रहा था कि नीलम को तुरंत कोई ना कोई उत्तर चाहिए। अब देखिए, आर्थिक समस्या जब आती है तो वो बहुत मुसीबत और तंगी के बीच का जो अवसर है ना, तो वो हो सकता है वो आर्थिक उसके उनको तुरंत उत्तर की जरूरत है ही, लेकिन आपको एज अ काउंसलर उनकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, तुरंत उत्तर देने की चेष्टा में आपको उत्तर नहीं देना है ना। आपको पता करना है, जैसे कि जेसिका ने जब नीलम ने बोला काम बंद हो गया, इस प्रकार से नीलम बोल रही थी, तो जेसिका ने फिर उनसे पूछा, जैसे हम बोलते हैं प्रोबिंग, काम बंद होने का मतलब क्या है आप, है ना, क्या काम बंद हो गया का आप, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब आप किसी से सुन रहे हैं और आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप उस बात को उनसे दोहराने के लिए बोल सकते हैं। और ज्यादातर समस्या क्या आती है, हमको किस प्रकार से पूछना है उसमें हमको थोड़ा दिक्कत आती है कि क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही सवाल नहीं पूछेंगे आपको सही जवाब नहीं मिलेगा, है ना। तो काउंसलिंग का टेक्निक यही है कि आप सही सवाल पूछे, सही तरीके से पूछे, तब आपको सही उत्तर मिलेगा। दूसरा एक अच्छी बात जो जेसिका ने करी कि जब भी उसने सवाल पूछे उसने वो आर्थिक समस्या के रिलेटेड ही सवाल पूछे, है ना, उसने इधर उधर के सवाल नहीं पूछना शुरू किया। उससे क्या हुआ, जो समस्या लेकर आए हैं उसी समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, और नीलम ने भी वही समस्या के बारे में बात करी। लेकिन ज्यादातर जैसा पास्टर प्रवीण ने एक बार बताया था, बहुत सारी बातें बोलते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मदद किस बात के लिए करने की, बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जिन्होंने एक्ट किया और जिन्होंने सुझाव दिया। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं ना कि जब हम व्यक्तिगत रूप में काउंसलिंग का उपयोग करते हैं या टेक्निक का उपयोग करते हैं तो वो कितना असरदार होता है और क्या क्या बातें हमें समझनी है। तो हम अपने प्रेजेंटेशन में एक बार फिर जाएंगे और थोड़ा सा और आगे उसमें देखेंगे, फिर हम अपना क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके। सो कुछ जो टेक्निक में जैसा मैंने बताया था वहां पे हमने 7 तरीके देखे थे, उसमें से एक जो है दो चीजें और है जो इस स्लाइड में लिखी हुई है। एक है प्रोत्साहित करने वाले वचन। प्रोत्साहित करने वाले वचन मतलब प्रोत्साहन, यानी स्मॉल वर्ड्स विच यू यूज टू एनकरेज देम। अभी जैसे कि नीलम ने बोला कि मैं आर्थिक समस्या से गुजर रही हूँ, है ना, तो जब आप सुनते हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि नीलम पहले तो धन्यवाद कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं, है ना, और आप बोल सकते हैं ठीक है मैं सुन रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। ये जो ठीक शब्द है, जैसे अभी पहले जैसी ने बोला था मैं फेस नहीं देख पा रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो शायद सही से सुन रहे हैं या नहीं। और जब हम कॉल पे बात करते हैं जहाँ पर वीडियो कॉल नहीं है, आमने सामने नहीं है, तो इस प्रकार से छोटे शब्दों को बोलना भी बहुत जरूरी है ताकि दूसरे साइड का जो व्यक्ति है वो समझ सके कि आप उन्हें सुन रहे हैं। जैसे कि ठीक है बोलो, अच्छा, है ना, हम लोग बोलते हैं ना अच्छा,
अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा, है ना। तो इस प्रकार से, या मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, क्या आप फिर से कहेंगे, मैं समझ रहा हूँ, है ना। देखो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, दोनों में अर्थ में बदलाव है कि नहीं, है ना। तो जब वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अरे मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि आपको परेशानी है, या मैं समझ रहा हूँ आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। जब कोई दर्द से गुजरता है, मैं सुन रहा हूँ आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, बोलना सही रहेगा, या मैं समझ रहा हूँ आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, बोलना सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, समझ रहा हूँ, है ना। सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो प्रोत्साहन के वचन, जहाँ पे सुनने वाले को दिख रहा है कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। और जैसा भी हमने हमने बोला था, उसमें था पैराफ्रेसिंग, या उसी शब्द को दोहराना। जैसा किसी व्यक्ति ने बोला, मैं किराने की दुकान पर देखा कि लोग जितना संभव होता है उतना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये बोलने वाला बोल रहा है। तो आपने क्या करा, उसको पैराफ्रेज किया, अपने शब्दों में डाल के बोला, आपका कहने का मतलब है कि लोग, अंग्रेजी में बोलते हैं पैनिक बाइंग, या हिंदी में बोलते हैं घबराहट सी खरीदारी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने जो 4-5 शब्दों में बोला, आपने 2 लाइनों में उसको खत्म किया। तो कहते हैं हाँ हाँ वही जो घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि आप दोनों एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते थे, हमने पैराफ्रेसिंग बोला है। दोहराना, तो आपके कहने का मतलब है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप सेंटेंस, है ना। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, अगर है तो बोलेंगे, जैसे जेसिका ने बोला था, तो आपका कहने का मतलब है कि आपके घर में आप ही सारा बोझ आपके ऊपर आ गया है ना। तो अगर नहीं है तो नीलम बोलेगी यार नहीं ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, लेकिन वहां बोला कि हाँ कोई भी काम नहीं चल रहा है। दूसरा, हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दूसरे शब्दों में आपके कहने का मतलब ये है, तो आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक बात आपको जो ध्यान देनी है, यहाँ मैंने कहीं नहीं लिखा कि मुझे लग रहा है, मुझे लगता है, कहीं लिखा हुआ है नहीं, है ना। आप अपनी भावना नहीं बता रहे हैं, आप जो उन्होंने बोला है उसको ध्यान से सुनकर आप ऐसा सोचते हैं क्या, कंफर्म कर रहे हैं आप, है ना, आप उसे स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो आपको ध्यान देना है, मुझे सुनिश्चित करने दें, है ना। क्या आप, ये बहुत शुद्ध हिंदी है, मुंबई हिंदी में आप देख सकते हैं आप क्या आम रूप से बात करते हैं, लेकिन आप जो आपके पास क्लाइंट आया है वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसके ऊपर आप जोर दे रहे हैं और क्लैरिटी ले रहे हैं। या रूपाली आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ओके ठीक है। फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है प्रभावी ठहराव, जिसे बोलते हैं साइलेंस या पॉज करना, है ना। अभी देखो 2 बार क्या हुआ, जब मेरे पहले उसमें जब मैं रुक गया तो तुरंत नीलम को भी लगा कि नीलम को क्या करना है और पूछना है ना। और जैसी को भी लगा अब मुझे आगे पूछना है। और काफी बार क्या होता है, आप अगर कोई दर्द और पीड़ा के साथ आया, ज्यादातर ऐसे संदर्भ में वो बताते बताते आपको एकदम वो चुप हो जाए फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जरूरत नहीं है कि आपको तुरंत कूद के सवाल पूछना है या कुछ कहना है। आप सेकंड भर का ब्रेक वहां पर आप दे, तो आप देखेंगे शायद वो व्यक्ति रोए या वो व्यक्ति फिर से बोलना शुरू करे, है ना। तो वो बहुत जरूरत नहीं कि हर बार आपको सवाल पूछना है। काफी बार आपकी चुप्पी से सामने वाले को लगता है कि मुझे और बोलना है तब ये समझेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो वो भी एक टेक्निक होता है जहां पर यू मेक अ साइलेंस पॉज बट यू आर लुकिंग एट देम, आप उनकी ओर देख रहे हैं। तो फिर वो बोलेंगे मैंने कितनी बार बोला अपनी बेटी को कि इसको मत कर, मगर वो सुनती नहीं है। तो आपको सवाल बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी एंड ही स्टार्टेड टू स्पीक अगेन। सो यू अलाउ दैट, और वो आपको देखने से, ऑब्जर्व करने से पता चलता है ना। कल ये नहीं कहना कि इसमें ऑडियो कॉल कर रहे हैं, सुमित सर ने कहा था कि थोड़ी देर वेट करना, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं वेट कर रहा था और पता चला ये तो कट गया, 15 मिनट पहले फोन कट गया था, है ना। सो यू हैव टू यूज योर सेंस ऑल्सो कि
किस प्रकार से। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि तुरंत सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं और उनको और बोलने का समय दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि सही और खुले सवाल, ओपन एंडेड सवाल कैसे बता सकते हैं। उसमें से हमने बोला कि क्या आप विस्तार से बता सकते हैं। दूसरा, और बताओ, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं एक एक करके बताओ, एक्सप्लेन मी वन बाय वन। तो उसको पता है पहले कुछ बताना, फिर कुछ बताना है, फिर कुछ बताना है ना। तो जैसे आपने बोला आप एक एक करके बताओ कि ये आर्थिक समस्या क्यों आई है। तो फिर नीलम बोलेगी जैसे कि हमारा काम बंद हो गया क्योंकि हम ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, घर में और कोई काम है नहीं हमारे पास, हमारे खेत नहीं चल रहे हैं या कुछ नहीं आ रहा है। सो दे विल एक्सप्लेन यू मे बी 4 or 5 reasons for why they said what they said। जो उन्होंने कहा है वो क्यों कहा है, उसके 4-5 कारण वो बताएंगे, है ना। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ बात करते करते वो रो रहे हैं, फिर आप पूछ रहे हैं जब पहले कुछ हुआ था अब कुछ हो गया, दूसरी बार आपके साथ बात कर रहे हैं, तो आपने जब दूसरी मुलाकात में आप पूछ रहे हैं हमने पिछली बार बात करी थी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है ना। आज सुबह मेरे पास एक मैडम का कॉल आया, बात करते करते वो रोने लगी और उसके बाद मैंने उनको उत्साहित वचन बोला। मैंने उनसे कहा, इतना ही बोला, मैंने कहा माफ़ कीजिए मैंने आपको रुलाया तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपने मुझे नहीं रुलाया, मैं खुद अपनी बातों को सोच के रो रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा लेकिन धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैंने उन्हें कोई सलाह नहीं दी, मैंने उनसे ना ही पूछा था कि आपकी समस्या क्या है, वो बस ऐसे ही मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन बात करते करते उनकी समस्याओं के कारण वो रो पड़ी। मैंने उन्हें कोई सलाह नहीं दी, लेकिन उन्होंने फ़ोन रखने से पहले मुझे बोला थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। तो सुनने में बहुत ताकत है जो हम काफ़ी बार सोच नहीं पाते हैं ना। इसलिए बाइबल भी कहती है कि सुनने में हम ज़्यादा तत्पर रहे और बोलने में थोड़ा धीमा हो जाए, क्रोध करने में धीमे रहे। ठीक है, टाइम देखने दीजिए। ओके, 5 मिनट है, 5 मिनट में ये और बोल के मैं समाप्त करूंगा। मैं खाली ये बोलूंगा, ये स्लाइड बंद हो गया। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा काउंसलिंग में आपको जो ध्यान देना है कि केवल आपको सुन के सुझाव देना नहीं है ना। देखिए, अगर रविंदर मेरे पास कोई समस्या लेकर आता है, मैं काउंसलिंग करके सुझाव देकर भेज देता हूँ, ठीक है। अगली बार रविंदर को फिर समस्या आ गई, मेरे पास आया, मैं सुझाव करके रविंदर को भेज देता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना। मैं अगर एक सही काउंसलर है या पासवान है या लीडर है या आप माँ है, बेटी है, जो भी है, आपका सही तरीका क्या होना चाहिए। पहली बार जब रविंदर आया तो मैंने रविंदर से पूछा और मुझे पता चला कि रविंदर इस बात से डर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या इस बात से रविंदर बहुत चिंता करता है, या इस बात से रविंदर को क्या है बहुत परेशानी होती है, दुखी हो जाता है ना। ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, दुखी होना, चिंता करना, परेशानी, डरना, इन्हें कहते हैं इमोशंस, भावनाएं, है ना। इन भावनाओं से वो गुजर रहा है, उन भावनाओं के ऊपर उसे जयवंत होना है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको क्या बोला जाता है कि बाइबल पढ़ने से आपको डरना नहीं है, क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और अगर हम बार बार परमेश्वर पर भरोसा रख नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, तो हम विकास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, बढ़ नहीं रहे हैं। तो जब रविंदर मेरे सामने आता है, मैं उससे बात करता हूँ और मैं रविंदर को समझाता हूँ, काउंसलिंग देता हूँ, हम मिलके बात करते हैं और मुझे पता चलता है कि रविंदर अगली बार अगर ये समस्या आती है तो पहले आपको क्या करना है। रविंदर बोलता है टेंशन नहीं लेना मुझे, है ना। तो उसको पता चला कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका इमोशन वहाँ क्या रिलेट कर रहा है, वो क्यों डरा हुआ है ना। जब अभी नीलम और मेरे साथ जो बात हुई थी पहले, अगर उसको हम और विस्तार में बात कर रहे हैं, नीलम ने बोला सुमित अब तुम डरोगे इस बारे में, नहीं नहीं अब नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं बेटी को संभाल सकता हूँ, हमारा रिश्ता ठीक हो गया। तो वो इमोशन से आपने से, तो अगली बार जब कुछ हुआ तो पहला क्या होता है, हमारा इमोशन बाहर आता है, डर लगता है। तो मुझे याद आएगा कि नहीं, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन आवर काउंसलिंग सेशन। वो है जो हमारे काउंसलिंग सेशन में करना है, लोगों को उनकी उन भावनाओं से उनको रैशनलाइज करने के लिए, उन भावनाओं के ऊपर कैसे वो जयवंत हो सकते हैं, उस बारे में उनको समझने के लिए उनकी मदद करनी है। या सो मैं जानता हूँ ये 5 क्लासेस में हमने बहुत जल्दी सब कुछ सीखा है,
लेकिन इनमें से जो भी चीज़ें आपको याद रहती हैं, और मैं कहूँगा नोट्स आपके पास जो होंगे पढ़ें और इन्हें सोचें। एक बात तो मुझे तय है कि अब आपके पास अगर कोई समस्या लेकर आता है तो आपको कुछ तो याद होगा कि मुझे 10 मिनट में क्या नहीं करना है, तुरंत ही उसको सुझाव नहीं देना है, पहले मुझे सुनना है। और धीरे-धीरे जब आप सुनने का ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आप किस प्रकार से उनकी सही मदद कर सकते हैं। ठीक है? तो अपनी क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। आपके पास पूरी क्लास में से कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपके क्या रविंदर? पास्टर जो आपने बोला था ना कि मतलब रोहिन पास्टर ने बोला कि मतलब जब हम किसी को सुन रहे हैं तो हम लोग लिख सकते एक नोट पैड पे या तो मोबाइल पे टाइप कर सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्लास में आपने बोला था कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम मोबाइल का इस्तेमाल मतलब ना करें, तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं इस्तेमाल मोबाइल का? तो देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब आप मोबाइल में टाइप भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी और का मैसेज आ गया, व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, तो आपका एक दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, है ना? तो अगर आपके साथ समय निर्धारित किया है, जैसे अभी मैंने जेसिका ने समय निर्धारित किया था, तो अच्छा है कि आप आपके पास एक नोटबुक और पेन रखें और अपने मोबाइल को उस समय साइलेंट पे रख लें अगर आपको लगता है कि इसके बीच में कॉल बहुत इमरजेंसी आने वाली है। नहीं तो उतनी देर के लिए 15 मिनट के लिए इसको आप बंद करके रखें, क्योंकि सोच देखिए, आप किसी के पास समस्या के लिए गए और उन्होंने अपना मोबाइल आपके लिए बंद करके रख दिया और बोले और ये भी बोलना है ना कि मैं आप जो बोल रहे हैं उसमें से कुछ बातें लिख के रखूंगा, है ना, ताकि मुझे याद रहे, है ना, और हम लोग सही प्रकार से आपको काउंसिल कर सके। तो वो सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है, मुझसे पूछा है इन्होंने कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं करके, है ना। कुछ बातें ऐसी भी होती है जहां पर वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी लिख के रखें, लेकिन जब आप उनको सही बताते कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो उससे भी उनको मदद मिलती है। ठीक है, तो जैसा रविंदर ने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट है रविंदर, मोबाइल में तभी करें जब आपके पास कोई और सुझाव है नहीं, आप गए हैं और आपने बोला ठीक है, आपने जो बताया मैं लिख के रख रहा हूँ, और आप उनको दिखा रहे हैं कि आप वही कर रहे हैं कि आप लिख के रख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, नोटबुक पेन नहीं रहता तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं, किसी की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब भी आप पूछ कर करते हैं, है ना, उससे लोगों का भरोसा थोड़ा कम होता है एक्चुअली, है ना। हमारा जो प्रॉपर सेशंस होते हैं, मेडिकल सेशंस होते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे पूछ के ही करते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं करते। या और किसी का सवाल? थैंक यू रविंदर पूछने के लिए। हमारा 2 मिनट आगे जा चुका है, माफ कीजिएगा, 1 मिनट और ले लेते हैं हम लोग। फिर कोई और सवाल? अगर और सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप मोबाइल अपना इस्तेमाल करके मुझे टेक्स्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और कोई समस्या आपके पास आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको किसी और की भी मदद की ज़रूरत है, तब भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उनको मिलकर मदद भी कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो कुछ सीखा है, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करे, ताकि जो कुछ आपको सिखाया गया है आप उसका सही उपयोग कर सके, और क्या बनेगा, काउंसलिंग है या कुछ भी है, हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। तो ज़रूरत है कि आप किसी से भी कुछ सलाह देने से पहले आप प्रार्थना करें। अगर विश्वासी है तो प्रार्थना के साथ शुरू भी कर सकते हैं, प्रार्थना के साथ अंत भी कर सकते हैं, लेकिन इन बातों का भी ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरत है। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी, रुचिकर थी, कुछ सीखने को मिला? वेरी गुड। कितना समझ में आया ये आपके एग्जाम्स में पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन पूरा आशा है प्रभु आप लोगों ने जब प्रभु को प्राथमिकता दी और इन क्लासों में एनरोल किया है, प्रभु आपकी बुद्धि को, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को, सबको प्रभु बढ़ाने पाए। है? अगर सवाल नहीं है तो हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। ठीक है, जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस रात्रि के समय के लिए, और विशेष करके बैच के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपना समय समर्पित किया आपके लिए, आपके वचनों से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और दूसरों को सिखाने का जो जिम्मा लिया है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अभिषेक से भाइयों को जो आज काम कर रहे हैं और वहां से भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन्हें भी तू आशीष दे पिता, इनके परिवारों के ऊपर तेरा अनुग्रह रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी नेगेवानी इनके ऊपर हो, जैसा हमने सब्जेक्ट में सीखा,
हम में से हर एक को आपने प्रभु पाशवानी के लिए, मदद के लिए तैयार किया है। प्रभु आप हमारे सबसे सच्चे और बड़े चरवाहे हैं परमेश्वर। आप हमारे सबसे बड़े परमेश्वर हैं। अब हमारी मदद करें। जो सीखा है इनके हृदय में गहराई से जान पाए, प्रायोगिक हो सके पिता, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जब ये काउंसलिंग के द्वारा और अपनी सेवकाई के द्वारा प्रभु लोगों की मदद करते हैं, आप उन्हें आशीषित करें। इनका परिवार प्रभु आशीषित होने पाए। इनकी हर एक समस्याओं के ऊपर प्रभु आपका समाधान आने पाए। और परमेश्वर जो हमारे को इस पृथ्वी पर आपने रखा है, इस पैंडेमिक में भी जीवित रखा है, आपकी योजना पूरी होने पाए। महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। और इस समय के लिए एक बार फिर प्रभु अपने पालघर जिला मसीह समिति के लिए, स्कूल के लिए धन्यवाद देते हैं। जो जुड़ नहीं पाए उन भाई बहनों के ऊपर भी आप अनुग्रह करें। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आपके एग्जाम्स के बारे में, नोट्स के बारे में और जो भी आगे की जानकारी है पास्टर सैम से या सोनू पास्टर से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ ये क्लास लेके। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों को मैं पढ़ा पाया। काफी लोग प्रभु के दास लोग हैं, सेवकाई में हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जैसी। थैंक